गाइस, आज देखेंगे टिम्बर स्ट्रक्चर्स के बारे में। टिम्बर क्या होता है, टिम्बर जनरल वुड से कैसे अलग होता है, इसका उपयोग किस किस पर्पज के लिए किया जाता है, और फिर बीम और कॉलम का डिजाइन टिम्बर में किस तरीके से करते हैं। टिम्बर बीम और टिम्बर कॉलम जो है उसका डिजाइन किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो ये टिम्बर स्ट्रक्चर, ये लिखा हुआ है जो पार्ट्स हमको पढ़ना है। अब टिम्बर क्या है, वुड में और टिम्बर में क्या डिफरेंस है। वुड क्या है, फर्नीचर के लिए जो मटेरियल यूज होता है, सिंपली जो किसी ट्री को काटने के बाद जो मटेरियल हमको मिलता है क्या है, वुड का पार्ट है। लेकिन किसी पार्टिकुलर पर्पज के लिए जब उसका उपयोग कर लेते हैं तो उसके बेसिस पर उसका नाम बदल जाता है। सिमिलरली अगर स्ट्रक्चरल पर्पज के लिए या स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पर इसका उपयोग करते हैं वुड का, तब इसे कहते हैं टिम्बर। तो वुड ही है बट उसका उपयोग स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पर अगर कर रहे हैं तब उसको हम टिम्बर कहते हैं। टिम्बर का उपयोग, टिम्बर इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स मेनली बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट। तो परमानेंट स्ट्रक्चर्स के लिए क्यों नहीं करते, परमानेंट स्ट्रक्चर्स में भी करते हैं, कुछ कंपोनेंट्स के लिए करते हैं। जैसे परमानेंट जो स्ट्रक्चर है उसमें कंपोनेंट्स जैसे मेंबर्स जो हैं, एलिमेंट हैं उसके लिए करते हैं। जैसे बीम के लिए कर देते हैं, परलिन के लिए, कॉलम के लिए, रूफ ट्रस आप लोगों ने देखे होंगे, अपने यहाँ कम्युनिटी में ही देख सकते हैं। तो ये जो रूफ ट्रस रहते हैं आजकल रेलवे स्टेशन वगैरह में जो आप देखते हैं वो स्टील के रहते हैं, बट नॉर्मल बिल्डिंग्स में या जैसे बालाघाट जोन की ही बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल रहता है हमारे पास वुड या बांस ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो रूफ ट्रस में ज़्यादातर उसका जो है वुडन रूफ ट्रस हम देख पाते हैं या उपयोग करते हैं। नॉर्मल हाउस जो रेसिडेंशियल हाउस रहते हैं वहाँ पर भी रूफ ट्रस का उपयोग कई बार किया जाता है जो कि वुडन होता है, वुड का बना हुआ होता है। तो ये परमानेंट स्ट्रक्चर में भी करते हैं, बीम, पर्लिन, कॉलम के लिए। और टेम्परेरी स्ट्रक्चर में जैसे कंक्रीट का फॉर्मवर्क बनाने के लिए, इसके फोल्डिंग के लिए, शटरिंग के लिए, ये सब आप लोगों ने देखा ही होगा, वुडन का यूज करते हैं। ठीक है, इसका कॉस्ट भी कम होता है, अगर कहीं पर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो इकोनॉमिकल भी ज्यादा है। मेनली टिम्बर के लिए जो मटेरियल यूज किए जाते हैं वुड में से ये टीक, साल, देवदार और रोज वुड, ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं टिम्बर के लिए, स्ट्रक्चरल पर्पज के लिए। जैसे बबूल है उसका उपयोग नहीं करते, उसकी स्ट्रेंथ कम रहती है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि टिम्बर के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। ये हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर में कहाँ पर करते हैं और परमानेंट स्ट्रक्चर में जनरली कहाँ पर करते हैं। कॉस्ट कम रहती है, अपीयरेंस बहुत अच्छा आता है। कई जगह आपने देखा होगा कि जो कंक्रीट की बिल्डिंग्स बनी हुई रहती हैं वहां पर भी अंदर किसी रूम के अंदर ऑडिटोरियम है या रेस्टोरेंट है, वहां पर जो है अंदर वुडन की कवरिंग दे दी जाती है जिसकी वजह से उसका अपीयरेंस बढ़ जाता है, तो ऑर्नामेंटल इफेक्ट देता है। इकोनॉमिकल भी होता है कई जगह पर जहां पर ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। जैसे मैंने भी आपको बालाघाट जोन का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है इसलिए ये जो है इकोनॉमिकल रहेगा। बट अगर एक जगह कहीं अवेलेबल नहीं है, उसको कहीं से परचेज करके ला रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह ज़्यादा आ जाएगी, इस वजह से जो है कई बार कॉस्टली होगी। डिसएडवांटेज भी बहुत सारे, ऐसी बात नहीं। इसकी लाइफ कम रहती है, इसमें जल्दी आग लग सकती है, डीके हो सकता है, सड़ने लगता है जल्दी। मॉइस्चर की प्रेजेंस में इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अगर वाटर कंटेंट है, ऐसा एटमॉस्फेयर या ऐसी लोकेशन पर आप बिल्डिंग बना रहे हैं जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा मात्रा में रहता है, समुद्र के किनारे बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे चूंकि मॉइस्चर की प्रेजेंस से इसकी बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। तो जिस स्ट्रेंथ के लिए हमने बनाया होगा हो सकता है वो स्ट्रेंथ अब ना रहे। दूसरा ये एक इसको एक निश्चित डायमेंशन में पता करना, वो ऑब्टेन करना मुश्किल होता है। मान लीजिए आपको 10 मीटर लेंथ का चाहिए, हो सकता है 10 मीटर का इजीली ना अवेलेबल हो, तो एक रिक्वायर्ड डायमेंशन में अगर हमको चाहिए प्रोक्योर करना है तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। ये इसके डिसएडवांटेजेस है। तो मेनली क्या है कि इसमें आसानी से जो है फायर हो सकता है, डीके हो जाता है, मॉइस्चर की वजह से प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, और ये तीनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से या इजीली होने वाली। फायर भी कभी भी हो सकता है, ठीक है। डीके की प्रॉब्लम अगर हो जाएगी तो लाइफ कम हो जाएगा,
वाटर हमेशा ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, रेनी सीजन में तो हर हाल में प्रेजेंट होगा, तो इसकी वजह से भी इसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, मेजर एडवांटेज अगर कहें तो इसका अपीयरेंस जो है वो बहुत अच्छा होता है, कॉस्ट कम होता है। डिफेक्ट क्या क्या आता है, डिफेक्ट किसे कहते हैं? एनी इरेगुलरिटी विच अकर और on or inside a specimen of a timber which affect its strength, durability and appearance। डिफेक्ट किसको कहेंगे? कोई इरेगुलेटरी आ जाती है स्पेसिमेन के सरफेस पर या उसके इनर भाग में, तो उसकी वजह से अगर उसका स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी या अपीयरेंस प्रभावित हो रहा है तो उसको हम डिफेक्ट कह देंगे। कुछ नेचुरल डिफेक्ट रहते हैं, आपने देखे होंगे ट्री वगैरह में, और कुछ दूसरे तरीके के इफेक्ट भी आ जाते हैं जो लोडिंग की वजह से हो जाते हैं। नॉट और वेन जो है नेचुरल इफेक्ट का है डिफेक्ट, और अदर डिफेक्ट वार्पिंग वगैरह हो जाती है, लोडिंग के कारण भी हो जाती है, रप्चर ऑफ टिश्यू। क्वालिटी ऑफ टिम्बर, टिम्बर की क्वालिटी को यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है सिलेक्टेड ग्रेड, दूसरा स्टैंडर्ड ग्रेड और तीसरा है कॉमन ग्रेड। ये 3 अलग अलग ग्रेड है। इसको हम रेफरेंस लेते हैं स्टैंडर्ड ग्रेड। स्टैंडर्ड ग्रेड का मतलब ऐसा टिम्बर जिसमें डिफेक्ट तो है लेकिन विद इन लिमिट है, स्पेसिफाइड लिमिट जो है। इसके लिए टिम्बर स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए एक इंडियन स्टैंडर्ड कोड भी है, वो आप लोग पता करेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर डिजाइन ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर्स, या टिम्बर बीम एंड टिम्बर कॉलम, कौन सा IS कोड जो है वो ज़्यादा सुटेबल, उसको पता करेंगे उसका नाम क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड ग्रेड में जो डिफेक्ट होते हैं वो विद इन लिमिट होता है। अब मान लीजिए स्टैंडर्ड ग्रेड का जो स्ट्रेंथ है वो कुछ x है, परमिसिबल स्ट्रेस जो आ सकता है उसमें x आ सकता है। तो अगर सिलेक्टेड ग्रेड होगा, ये सबसे अच्छी क्वालिटी का टिम्बर होता है और ये सबसे लोअर क्वालिटी का, और ये मिडिल है जिसको हम रेफरेंस लेते हैं, यानी ये इससे अच्छा है। सिलेक्टेड ग्रेड जो है वो स्टैंडर्ड ग्रेड से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का टिम्बर होता है, और कॉमन ग्रेड जो है वो स्टैंडर्ड ग्रेड से लोअर क्वालिटी का टिम्बर होता है। सिलेक्टेड ग्रेड में फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट नहीं होता है, और कॉमन ग्रेड में डिफेक्ट थोड़ा ज़्यादा ही होता है, हैविंग मोर डिफेक्ट देन स्पेसिफाइड लिमिट। इसमें परमिसिबल स्ट्रेस जो आ सकता है वो स्टैंडर्ड ग्रेड का 7/6 टाइम्स, देखिए स्टैंडर्ड ग्रेड से ज़्यादा आ सकता है। इसका परमिसिबल स्ट्रेस जो है वो स्टैंडर्ड ग्रेड से भी कम है, 5/6 होगा। तो अगर ये x है, परमिसिबल स्ट्रेस फॉर स्टैंडर्ड ग्रेड यदि x है, तो परमिसिबल स्ट्रेस फॉर कॉमन ग्रेड विल बी 5/6x and permissible stress for selected grade will be 7/6x। ये वैल्यू ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि अभी हम इसको ले लेते हैं 600, तो स्टैंडर्ड ग्रेड के लिए अगर परमिसिबल स्ट्रेस 600 न्यूटन पर mm² है तो इसके लिए 700 हो जाएगा और इसके लिए 500 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ग्रेन ऑफ टिम्बर क्या होता है? ग्रेन ऑफ टिम्बर इज यूज टू डिनोट द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन लिखा हुआ है, यूज टू डिनोट द डायरेक्शन ऑफ फाइबर ऑफ टिम्बर इन रिलेशन टू द मेन एक्सिस ऑफ टिम्बर। ये आपका ट्री है, ये मेन एक्सिस है, इसके रिस्पेक्ट में इसका जो ग्रेन है वो किस तरीके से, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, और इरेगुलर भी हो सकता है, किसी भी शेप में चेंज होते हुए भी रहता है। तो ये आपको देखना है। तो जो ग्रेन ऑफ टिम्बर है, ग्रेन ऑफ टिम्बर मेन एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसमें फाइबर का जो डायरेक्शन है, तंतु का जो डायरेक्शन होता है वो किस तरीके से है ये देखना है। ठीक है, तो ये ग्रेन ऑफ टिम्बर हो गया। अलोंग द ग्रेन, अक्रॉस द ग्रेन, दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर, स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर किस बात पर डिपेंड करता है कि ग्रेन कितना क्लोजली है, कितने पास पास है और किस स्लोप पर। ठीक है, क्लोज ग्रेन जो टिम्बर है, अगर ऐसा कोई टिम्बर है जो जिसमें ग्रेन ज़्यादा क्लोज है और दूसरा है जिसमें लूज ग्रेन है, दूर दूर है, तो क्लोज ग्रेन की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी, लूज ग्रेन टिम्बर की स्ट्रेंथ कम होगी। 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। जिसका एवरेज लाइफ 10 ईयर से भी ज़्यादा है वो क्लास 1 की कैटेगरी में है, 5 से 10 ईयर है तो सेकंड क्लास की कैटेगरी में, और 5 ईयर से भी कम है तो थर्ड क्लास की कैटेगरी में। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है बेसिक। डेंसिटी ऑफ टिम्बर कितना होता है तो इससे हैवीनेस का आपको पता चल जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ टिम्बर स्टील की डेंसिटी का 1/12 होता है, और स्टील की डेंसिटी कितनी होती है 7850, तो उसका 1/12 होता है डेंसिटी।
यानी स्टील से लगभग 1/12 टाइम्स लाइट वेट होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये हमने बेसिक इसका देख लिया। बाकी टिम्बर के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, जो मटेरियल टेक्नोलॉजी है कि टिम्बर क्या होता है, किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी अच्छी कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको ज़्यादा स्ट्रक्चरल पर्पज़ के लिए ज़्यादा सुटेबल बना सकते हैं। बट यहाँ पर हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे, तो बीम और जो कॉलम है उसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है वो पढ़ेंगे। आगे देखते हैं डिज़ाइन ऑफ टिम्बर बीम। तो ये टिम्बर बीम में हमें जब डिज़ाइन करना है तो उसको चेक भी करना है फाइबर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन के लिए। तो ग्रेन के यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रेन के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में चूंकि बियरिंग स्ट्रेस उसका कम होता है, इसलिए उसको हमें चेक करना पड़ता है सपोर्ट के पास में और जहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा है वहाँ। देखिए आईएस कोड के प्रोविजन क्या है, मैंने आपको बताया था कि आईएस कोड एक यूज होता है बीम डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड क्या कहता है कि हमें किस रेंज में उसका साइज रखना चाहिए। बीम का जो साइज है, यानी बीम का विड्थ कितना होना चाहिए, डेप्थ कितना होना चाहिए। अगर हम ये कोई एक बीम ले लें, ठीक है, तो उसका विड्थ कितना होगा और उसका डेप्थ कितना होगा। इफेक्टिव स्पैन वो तो वैसे ही आप कैलकुलेट करते हैं, ये इनर टू इनर क्लियर स्पैन होता है, आउटर टू आउटर टोटल स्पैन होता है, और सेंटर टू सेंटर जो है सपोर्ट के वो होता है इफेक्टिव स्पैन। तो ये इफेक्टिव स्पैन है क्लियर स्पैन प्लस बियरिंग लेंथ रिक्वायर्ड एट बोथ इन। बियरिंग लेंथ यानी सपोर्ट विड्थ, उसी को है कितनी लेंथ में हम उसने सपोर्ट प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये है सपोर्ट विड्थ, इसी को बियरिंग लेंथ कह दिया गया। ठीक है, तो बियरिंग लेंथ दोनों तरफ मान लीजिए सपोर्ट विड्थ 250 है, तो ये 500 हो जाएगा। 500 को 1/2 करेंगे तो वैसे भी 250 हो जाएगा। यानी क्लियर स्पैन में हाफ सपोर्ट लेफ्ट साइड का, हाफ सपोर्ट राइट साइड का ऐड कर देंगे तो आपको इफेक्टिव स्पैन मिल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि बियरिंग लेंथ रिक्वायर्ड एट बोथ एंड, दोनों को ऐड कर देंगे फिर उसका हाफ कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये कई जगह जरूरी इसलिए हो जाता है कि एक तरफ आपने सपोर्ट जो है वो 200 mm विड्थ का दिया हुआ, दूसरी तरफ 300 का, तो वहाँ पर ज़्यादा सुटेबल। बीम का विड्थ कितना होना चाहिए? बीम विड्थ शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ 50 mm और स्पैन ऑफ बीम अपॉन 50, इन दोनों के मैक्सिमम से भी ज़्यादा होना चाहिए। डेप्थ के लिए 2 क्राइटेरिया दिया हुआ है, 3 टाइम्स ऑफ विड्थ से कम हो सकता है। तो 3 टाइम्स ऑफ विड्थ से कम है तो हम बिना लेटरल सपोर्ट के उसको उपयोग कर सकते हैं। विदाउट लेटरल स्टिफनिंग टिम्बर बीम हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टिफनिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी अगर डेप्थ 3 टाइम्स ऑफ विड्थ से ज़्यादा है। ये डेप्थ है उसका और ये विड्थ है। ठीक है, अब डेप्थ अगर 3 टाइम्स ऑफ विड्थ से ज़्यादा है या फिर उसका जो विड्थ है वो स्पैन बाई 50 से कम है, या ये कहेंगे स्पैन जो है वो 50 टाइम्स ऑफ विड्थ से ज़्यादा, तो स्टिफनिंग की ज़रूरत, या स्टिफनिंग का या लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया बीम का और ये लेटरल हो गया। ठीक है, लेटरल स्टिफनिंग की ज़रूरत पड़ती है अगर डेप्थ उसका 3 टाइम्स ऑफ विड्थ से ज़्यादा है या फिर उसका जो स्पैन है, स्पैन लेंथ विड्थ ऑफ बीम के 50 टाइम्स से भी ज़्यादा है। ऐसे केस में हमको लेटरल स्टिफनिंग या लेटरल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसमें ट्विस्टिंग ना हो, बकलिंग ना हो। ठीक है, तो देन बीम शैल बी लेटरली रिस्ट्रेन फ्रॉम ट्विस्टिंग और बकलिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 50 टाइम्स ऑफ विड्थ। 50 टाइम्स ऑफ विड्थ जो डिस्टेंस होगा यहाँ से इसके सपोर्ट से, ठीक है, इससे यहाँ तक 50 टाइम्स ऑफ विड्थ तक हमको लेटरल सपोर्ट वहाँ पर प्रोवाइड कर देना। एक रेंज दिया हुआ कि दोनों तरफ हमें इतने दूर तक हमें लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर डेप्थ 3 टाइम्स ऑफ विड्थ से ज़्यादा। अब डिफ्लेक्शन, ये जो डिफ्लेक्शन दिया हुआ है ये परमिसिबल डिफ्लेक्शन है। ये सब जो है परमिसिबल वैल्यू है, क्योंकि आईएस कोड जो बताता है वो हमें रेंज बताता है कि हमारी लिमिट यहाँ तक है। तो डिफ्लेक्शन के लिए बताया कि डिफ्लेक्शन हमेशा इससे कम होना चाहिए, इससे भी कम, और साइज हमेशा इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि साइज ज़्यादा रहेगा सेफर साइड में, डिफ्लेक्शन कम होगा तभी सेफर साइड में। तो अगर ब्रिटेन मटेरियल है उसके लिए डिफ्लेक्शन स्पैन का 1/360 टाइम्स हो सकता है। अगर स्पैन 3600 मिलीमीटर है तो 10 mm ही हो सकता है।
अगर फ्लेक्सुरल मेंबर है या सिंपली सपोर्टेड बीम जनरली इसकी कैटेगरी में ले लेते हैं, तो वहां पर स्पैन बाई 240 तक ही डिफ्लेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर कैंटिलीवर बीम है उसके लिए स्पैन बाई 180 ही डिफ्लेक्शन हो सकता है। उससे ज़्यादा अगर डिफ्लेक्शन है मतलब वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग बीम आपका सुटेबल नहीं है, सेफ नहीं है। सीयर के लिए भी वही क्राइटेरिया है। तो यहाँ तो एक जनरल फार्मूला लिखा हुआ है सीयर का, वही जैसे आप लोग सीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करना है। बट मॉस में आपने पढ़ा होगा सीयर स्ट्रेस इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर निकालना है तो जो वर्टिकल लोड लग रहा है इंटू क्यू अपॉन आई इंटू बी। बी का मतलब है वर्टिकल सीयर फोर्स या सीयर स्ट्रेस जो लग रहा है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी है विड्थ ऑफ लेयर अंडर कंसिडरेशन। जैसे अगर बीम यूनिफॉर्म का है तो जहाँ पर भी लेंगे, यहाँ पर ले रहे हैं इस टाइम पे विड्थ कितना है, इसके नीचे ले रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं तो विड्थ कितना, यूनिफॉर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी है वर्टिकल फोर्स, क्यू क्या है मोमेंट ऑफ एरिया है अबव द लेयर अंडर कंसिडरेशन अबाउट न्यूट्रल एक्सेस। ठीक है, तो इसमें बहुत डिटेल में इसलिए जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब थ्योरी लिखा हुआ है। लेकिन हम शियर फोर्स लोडिंग के बेसिस पर निकाल लेना जानते हैं कि यूडीएल लग रहा होगा तो सपोर्ट में रिएक्शन कितना आएगा, और अगर पॉइंट लोड लग रहा होगा तो कितना आएगा, वैसे ही शियर फोर्स निकालो। अब यहाँ पर डिजाइन प्रोसीजर देख लेते हैं किस तरीके से टिम्बर बीम को हमें डिजाइन करना है। तो ये बीम बना हुआ है, इसमें यूडीएल लग रहा हो, ये जो वैल्यू मैंने लिखा हुआ है ये सब उस कंडीशन के लिए है जब सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूडीएल लग रहा है। अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग होगा, जैसे कि कैंटिलीवर के लिए अलग होगा। तो यहाँ पर प्रोसीजर सभी के लिए वही रहेगा, बेसिक फार्मूले भी वही रहेंगे, लेकिन ये जो मैंने उस पार्टिकुलर बीम के लिए लिख लिया है ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ही वैलिड होगा। जैसे WL²/8 जो है वो तभी वैलिड होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए जब सिंपली सपोर्टेड बीम होगी और उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा होगा, यूडीएल लगा होगा। क्योंकि अगर पॉइंट लोड हो जाएगा तो उसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको पता है WL/4 होता है। ठीक है, तो वो वैल्यू बदल जाएगी। तो ये जितनी भी वैल्यू मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है वो सिंपली सपोर्टेड बीम को कंसीडर करके और यूडीएल लेते हुए किया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, डेड लोड कैलकुलेट करना है, लाइव लोड कैलकुलेट कर लेना है। डेड लोड कई बार दिया होता है, कई बार नहीं दिया होता है। अगर दिया हुआ है तो आप वैसे ही ले लीजिए, नहीं दिया है तो या तो एज्यूम कर लें, ठीक है, और या फिर इसको इग्नोर कर दें, दोनों चीज़ें। इफेक्टिव स्पैन निकाल लें, इफेक्टिव स्पैन उसके लिए कितना है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लें जो कि WL²/8 हो जाएगा। चलिए इसको अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके बारे में। थैंक यू।